नमस्कार। देखिए, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स को चालू करिए, तो आज से हम लोग जो है इकोनॉमिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को समझेंगे जो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, यानी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, और अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, यानी अर्थशास्त्र जो है दो प्रकार का होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों के परिभाषा समझेंगे कि इनका परिभाषा क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था का कितने क्षेत्र होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 क्षेत्र होते हैं। इन पाँचों क्षेत्रों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और इसको याद भी करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है, जो कि बहुत सारा प्रकार होता है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इन सभी तरह के चीज़ों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो है, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर आप कहीं पर भी इसको नहीं समझे हैं तो इस वीडियो में आपको जो है पूरा बढ़िया तरीका से समझ में आएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, यानी इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मानव की जो आवश्यकता है वो असीमित है, यानी दिन प्रतिदिन जो है हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। इसलिए जो है कहा जाता है कि मानव की आवश्यकता जो है असीमित है। लेकिन यह भी बात आपको पता है कि संसाधन जो है वो सीमित है। किसी भी देश में संसाधन क्या है, सीमित है। तो सरकार इसी बात का अध्ययन करती है कि संसाधन तो सीमित है लेकिन मानव की आवश्यकता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो हम कैसे इन संसाधनों का इस्तेमाल करें ताकि मानव की जो है सभी तरह की आवश्यकता पूर्ति हो जाए। इसी अध्ययन को जो है अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र। यानी कुल मिला जुलाकर अगर समझा जाए तो अर्थशास्त्र जो है ये एक अध्ययन को कहते हैं जो सरकार करती है कि किसी भी व्यक्ति का जो देश में रह रहे हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे किया जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपया है, तो उस 50,000 रुपया को आप चाहते हैं कि हम किसी कार्य में खर्च करें। तो सबसे पहले आप जो है उसके बारे में विचार विमर्श करिएगा, रणनीति बनाइएगा कि इन 50,000 रुपया को हमें कहाँ पर खर्च करना है। सबसे पहले यही आप सोचिएगा, उसके बाद ना आप उस पर खर्च करिएगा। तो जो आप सोचें कि इन 50,000 रुपया को हमें जो है इस जगह खर्च करना है, उसी सोच को, उसी अध्ययन को, उसी विचार को जो है अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार सरकार जो है सबसे पहले संसाधन के उपयोग करने से पहले जो है विचार विमर्श करती है, अध्ययन करती है, उसके बारे में सोचती है कि मानव की आवश्यकता इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। उसी को जो है हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र जो है मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। आर्थिक गतिविधि मतलब पैसा के मामले में। अर्थात अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। वितरण एवं उपभोग मतलब कैसे उन वस्तुओं को, उन सेवाओं को बांटा जाए, उन उत्पादनों का उपयोग किया जाए, इसी का अध्ययन किया जाता है जिसको हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और अर्थशास्त्र जो है ये एक प्रकार का अध्ययन होता है जो किसी भी खर्च करने से पहले सोचा जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और यह टॉपिक आपको और बेहतरीन समझ में आएगा जब हम आपको अर्थव्यवस्था बताएंगे इसी वीडियो में तब। अब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो एडम स्मिथ है। ठीक है। एडम स्मिथ ने 1776 में अपने प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। आपसे प्रश्न पहला ही यही पूछा जाएगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। और एडम स्मिथ ने अपने ही पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था।
था। तो यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था, तो एडम स्मिथ ने कहा था और वो अपने पुस्तक में कहे थे। ठीक है, अगर भारतीय अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो वह विश्वेश्वरैया है, जिनका इमेज आप देख सकते हैं कि ये विश्वेश्वरैया जी हैं। इनको जो है भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर पूरे वर्ल्ड की जनक की बात करें कि पूरे वर्ल्ड में अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। अगर केवल भारत की बात करें तो वह है विश्वेश्वरैया। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किसने किया था, तो रेगनर फ्रीस ने किया था। किसने किया था, रेगनर फ्रीस ने। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण जो है दो तरह से किया जाता है, यानी यह भी कह सकते हैं हम कि अर्थशास्त्र का दो प्रकार होता है। कितने प्रकार, दो प्रकार। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आइए हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। किनको, एडम स्मिथ को। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी व्यष्टि का मतलब भी छोटा, इसको ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। ये क्या है कि इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। अभी आप शुरुआत में ही पढ़ें कि जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी किसी भी चीज़ के बारे में पहले ही हम विचार विमर्श अध्ययन कर लेते हैं तो उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो जब छोटे लेवल पर जो है हम सोच विचार करते हैं, छोटे चीज़ों को लेकर हम अध्ययन करते हैं, एक इकाई का अध्ययन करते हैं, तो उसको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। जैसे में उद्योग, देखिए उद्योग जो है ये बहुत छोटे लेवल का होता है, जैसे कुटीर उद्योग हो गया, घरेलू उद्योग हो गया। तो उद्योग बहुत छोटा शब्द है और ये छोटा भी होता है। तो इसका जब सरकार अध्ययन करती है तो उसको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। फर्म हो गया, बाजार हो गया, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, मतलब एक एक की बात किया जा रहा है, तो मतलब ये बहुत छोटा इकाई हो गया। तो इनके बारे में जब सरकार अध्ययन करती है तो उसी को जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इस तरह के अध्ययन से हमें पता चलता है, यानी हमें फायदा होता है कि हमें जमीनी स्तर की जानकारी मिल जाती है कि समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तर पर किन किन चीज़ों की मांग है या किन किन चीज़ों की हमें पूर्ति करनी चाहिए। इन तरह की जानकारी जो है सरकार को मिल जाती है और उसी के हिसाब से सरकार जो है विभिन्न तरह की योजनाएं लाती है। जैसे आप बहुत सारी योजनाएं के नाम सुने होंगे, ये योजना वो योजना। तो सरकार जो है जब व्यष्टि अर्थशास्त्र की अध्ययन करती है, यानी बहुत छोटे लेवल पर अध्ययन करती है एक इकाई का, तो उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और उसी के हिसाब से जो है योजनाएं चलाती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ में आ गया होगा, जिसको माइक्रो इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम समझते हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए इसका फादर कौन है, तो जे.एम. किन्से। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो जे.एम. किन्से। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र को बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा गया था, ठीक उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र को जो है बृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है, यानी बहुत बड़ा अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको जो है समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो है बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। जैसे में राष्ट्रीय आय, अब देखिए राष्ट्रीय आय जब निकालेंगे तो किसी एक व्यक्ति का तो नहीं निकालेंगे। जैसे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई का अध्ययन किया जा रहा था, यानी एक उत्पादक का अध्ययन किया गया, एक उपभोक्ता का अध्ययन किया गया, तो उसको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा गया। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं होगा, पूरे बड़े लेवल पर होगा, बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, तो उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे में राष्ट्रीय आय हो गया, मौद्रिक नीति हो गया, बजट हो गया। अब देखिए बजट है तो बजट किसी एक राज्य के लिए या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए पेश नहीं किया जाता है, पूरे देश के लिए बजट पेश किया जाता है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, तो उसको जो है समष्टि अर्थशास्त्र में रखा गया है, यानी बजट का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाएगा। राजकोषीय नीति हो गया, आर्थिक
विकास हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया। अब देखिए, गरीबी और बेरोजगारी का जब हम अध्ययन करेंगे तो किसी देश में किसी एक व्यक्ति का तो अध्ययन नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति कितना गरीब है, पूरे देश लेवल पर अध्ययन किया जाएगा कि पूरे देश लेवल पर गरीबी कितनी है, पूरे देश लेवल में बेरोजगारी कितनी है, कितना बेरोजगारी है, कितने लोग जो हैं बेरोजगार हैं। तो बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन हो गया, तो उसको जो है समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। इस तरह के अध्ययन से यह फायदा होता है कि सरकार को देश में बड़े बड़े प्रॉब्लम का पता चलता है और उसे सुधारने के लिए सरकार जो है अपनी रणनीति तैयार करती है, योजनाएं लाती है जो 1 साल या 5 साल का हो सकता है। उसी को जो है बजट तैयार करती है कि कितने खर्च करना पड़ेगा इन सभी तरह के चीज़ों को सुधारने में। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का पता चलता है, जिससे जो है इसका सरकार जो है सुधार करती है। उसी को जो है समष्टि अर्थशास्त्र हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो छोटे लेवल पर जब अध्ययन करते हैं एक एक इकाई का, तो उसको कहेंगे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र, और बड़े लेवल पर अध्ययन करेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, यानी इकोनॉमिक किसे कहते हैं। यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो देखिए, किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए बनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही एक उदाहरण बताया था कि मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपया है, तो आपको उस 50,000 रुपया को खर्च करना है। तो आप सबसे पहले उसके बारे में अध्ययन करिएगा कि कहाँ पर उसको खर्च करना है। तो जो आप अध्ययन किए कि किन किन चीज़ों पर खर्च करना है, तो उसी अध्ययन को जो है अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन जब आप खर्च करने लगते हैं, उन 50,000 रुपयों का जब आप उपयोग करने लगते हैं, खर्च करने का जो है प्रारंभ कर देते हैं खर्च करना, तो उसको जो है अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था। कि जब आप योजना बनाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग, जब आप अध्ययन करते हैं कि कहाँ कहाँ खर्च करना है, योजना बना रहे होते हैं, तो उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। और जब आप खर्च करने लगते हैं तो उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए बनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। उपयोग करते हुए, यानी सरकार जो है सबसे पहले देश में देखती है कि किन चीज़ों की आवश्यकता है, यानी उसका पहले अध्ययन करती है। सबसे पहले सरकार अध्ययन करती है, बड़े लेवल पर भी और छोटे लेवल पर भी अध्ययन करती है, तो उसको कहते हैं हम लोग अर्थशास्त्र। और अध्ययन करने के बाद जो है सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है, बजट पेश करती है, और उसके बाद जो है उन सारी प्रॉब्लमों को दूर करती है, और यानी पैसा अब खर्च करती है, तो उसको कहते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अब आप जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए, अर्थव्यवस्था जो है यह एक अधूरा शब्द है। अधूरा कहने का मतलब जब यह किसी देश के साथ जुड़ता है तब जाके ये पूरा होता है, अन्यथा अर्थव्यवस्था ऐसे जो है अधूरा है। जैसे अगर भारत के संग में अर्थव्यवस्था जुड़ जाए तब ये पूरा हो जाएगा, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, या फिर चीनी अर्थव्यवस्था, मतलब चीन की अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। तो ये किसी देश के साथ जुड़ा रहता है तब ये पूरा रहता है, अन्यथा ये अधूरा शब्द होता है। ठीक है, अब आइए हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को जो है 3 तरह से बांटा गया है: आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो है, यानी स्वरूप के आधार पर भी हम कह सकते हैं, तो 5 प्रकार के अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, चतुर्थ क्षेत्र है, और पंचम क्षेत्र है। कार्य के आधार पर, या फिर यह भी कह सकते हैं हम शर्त के आधार पर, जो है 2 प्रकार का क्षेत्र है: संगठित क्षेत्र है और असंगठित क्षेत्र है। उसी तरह स्वामित्व के आधार पर जो है 4 तरह का क्षेत्र बांटा गया है अर्थव्यवस्था का। एक है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, और सहकारी क्षेत्र। तो इन सभी क्षेत्रों को जो है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। आइए हम इनको जो है पढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र। देखिए,
प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में किस तरह के संसाधन उपयोग किए जाते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन, यानी इसके आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा रहता है, यानी सभी तरह की प्राकृतिक चीज़ों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे में कृषि हो गया, कृषि बताइए प्राकृतिक है कि नहीं है? प्राकृतिक है, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। मत्स्य हो गया यानी मछली पालन, पशुपालन, खनन, ये सभी जो है प्राकृतिक जितने भी चीज़ें उनको प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाएगा। तो आपसे एग्जाम में भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए किसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसमें से कोई ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था का इसको रीढ़ कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कृषि से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है और प्राकृतिक के बदौलत ही अर्थव्यवस्था है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। इसका योगदान जो है जीडीपी में सबसे कम है। देखिए, जीडीपी मतलब होता है पैसा, और कृषि क्षेत्र में इन सभी जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं इनमें पैसा नहीं रहता है। आप जानते हैं कि भारत में किसानों की क्या स्थिति है, तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए। और किसान जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो भला वो जीडीपी में योगदान देंगे? नहीं देंगे। इस वजह से प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान जो है सबसे कम होता है, यानी 16% है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। सर्वाधिक रोजगार की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र में ही है, लगभग 50%। देश की जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी में लगा हुआ है। तो ये बहुत जो है दुखद भी बात है और सुखद भी बात है, दोनों तरह की ये बात है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, इससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है द्वितीयक क्षेत्र। तो देखिए, इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है, इसमें निर्माण तथा विनिर्माण होता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? निर्माण भी होता है और विनिर्माण भी होता है। निर्माण का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ का निर्माण करना। और विनिर्माण का मतलब क्या हुआ? कि जो निर्माण हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आटा का निर्माण हुआ, तो आटा से अब हम क्या बना देंगे? बिस्कुट बना देंगे। तो आटा से जब बिस्कुट बना तो उसको हम लोग कहेंगे विनिर्माण। क्या कहेंगे उसको? विनिर्माण। कच्चे माल से जो है उस दूसरा चीज़ तैयार कर देना, तो उसको विनिर्माण कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण भी होता है और विनिर्माण भी होता है, यानी कारखानों को शामिल किया जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है। जैसे में आटा चक्की, आटा चक्की में निर्माण होता है, विनिर्माण होता है। गन्ना हो गया, फैक्ट्री हो गया, सर्विसेज हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों को जो है द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। इसका योगदान जीडीपी में अगर बात करें तो 30% है। प्राथमिक क्षेत्र से थोड़ा बहुत क्या है? ज़्यादा है, तो 30% है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला है तृतीय क्षेत्र। तो देखिए, इसमें जो है नौकरी, सेवा, दुकान, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है तृतीय क्षेत्र में। जैसे में परिवहन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोचिंग हो गया, नेता सब हो गए, शिक्षा हो गया, खेल हो गया, कोई भी खेल हो, कम्युनिकेशन हो गया, बैंक हो गया और नौकरी हो गया। तो इन सभी चीज़ों को जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इसमें आने के लिए स्किल की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप मेहनत नहीं करिएगा, तो आप तृतीय क्षेत्र में नहीं जाएंगे। जैसे अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो आपका नौकरी नहीं होगा, और जब तक नौकरी नहीं होगा तो आप तृतीय क्षेत्र में जाएंगे नहीं, क्योंकि नौकरी को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इन समय पैसा अधिक है, तो इसके लिए स्किल की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो हॉस्पिटल जो है किसके बलबूता पर चल रहा है? डॉक्टर के। और डॉक्टर जो है पढ़ लिख कर डॉक्टर बना है, तो इस वजह से उसके पास जो है पैसा भी अधिक है, क्योंकि वो हॉस्पिटल चला रहा है। तो पैसा अधिक आएगा तो वो टैक्स भी अधिक देगा। तो इस वजह से इसको जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और यह जो है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो टैक्स भी अधिक देते हैं, इसलिए इनका योगदान जीडीपी में अधिक होता है, यानी 54%। तो इससे आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए किस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान सबसे अधिक है? तो तृतीय क्षेत्र का है। तो कितना है? तो 54% है। और सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है, 16%। ठीक है। आगे हम देखते हैं चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो देखिए, चतुर्थ क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में ज्ञान वाले क्षेत्र को रखा जाता है।
जैसे में आईटी हो गया यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी, आरडी हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान एवं विकास। तो ये सब जो है ज्ञान वाले बड़े बड़े क्षेत्र हैं, तो इनको जो है चतुर्थ क्षेत्र में रखा जाता है। तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ज्ञान वाले जो भी क्षेत्र हैं उनको चतुर्थ क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है पंचम क्षेत्र। इस क्षेत्र में उच्चतम निर्णय लेने वाले लोग एवं संस्थान को शामिल किया जाता है, यानी जो लोग जो है बड़े पद पर हैं और उच्च प्रकार के निर्णय लेते हैं, या फिर कोई संस्थान है जो उच्च प्रकार का निर्णय लेता है, तो उसको पंचम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जैसे में देखिए कि विश्वविद्यालय जो है बड़े बड़े लेवल का निर्णय लेते हैं, तो उनको पंचम क्षेत्र में रखा गया है। सरकारी संगठन हो गया, सार्वजनिक सेवा हो गया, कंपनी के सीईओ हो गए, एमडी हो गए, वित्तीय और कानूनी सलाहकार हो गए, तो ये सब जो है बड़े बड़े लेवल का निर्णय लेते हैं, तो इनको जो है पंचम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या है। तो देखिए संगठित क्षेत्र जो है इसमें नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों ही निश्चित होता है, तो उसको जो है संगठित क्षेत्र कहा जाता है। यानी देखिए संगठित क्षेत्र में समय और वेतन तीनों निश्चित होता है कि आप कितना वर्ष तक यानी आप कितने आयु तक नौकरी करिएगा और आपको कितना वेतन मिलेगा, ये जो है निश्चित होता है, यानी बदलता नहीं है, तो उसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे में आप जानते हैं सरकारी नौकरी में जो है समय और वेतन दोनों फिक्स होता है कि आप कितने आयु तक नौकरी करिएगा, तो 60 वर्ष तक जो है सरकारी नौकरी आप कर सकते हैं, आप 60 वर्ष की आयु तक। ठीक है, और आपका वेतन भी फिक्स रहता है कि आपको इतना वेतन दिया जाएगा, कोई भी सरकारी नौकरी हो। तो अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको 60 वर्ष से पहले जो है कोई नहीं हटा सकता। जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी तभी आप जो है रिटायर हो सकते हैं, तो वह जो है संगठित क्षेत्र हो गया। जैसे बड़े बड़े कंपनी में जो है, जैसे टाटा बिरला कंपनी हो गया, तो इन सब में जब नौकरी मिलती है तो इसमें भी वेतन और समय दोनों निर्धारित होता है, दोनों निश्चित होता है, इसके पहले आपका कुछ कोई नहीं कर सकता है, तो उसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वही एक होता है असंगठित क्षेत्र। इसमें जो है नौकरी का ना वेतन फिक्स होता है, ना समय फिक्स होता है, ना छुट्टी किसी प्रकार का फिक्स होता है, यानी कोई भी चीज़ इसमें निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, तो उसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं है, अगर मुनाफा होगा तो कहीं आपका वेतन बढ़ा देगा, अगर नहीं होगा तो आपका वेतन और घटा देगा जितना पहले मिलता था। छुट्टी का कोई लेना देना नहीं है, कोई छुट्टी आपको देगा नहीं, मतलब प्राइवेट नौकरी में कोई भी चीज़ नहीं रहता है, और फिक्स आपका आयु भी फिक्स नहीं है कि आपको कब प्राइवेट नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कब रख लिया जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। उसी प्रकार कृषि हो गया, कृषि में जो भी लोग लगे हैं तो ना उनका कोई वेतन फिक्स है, जैसे किसान हो गए तो उनका ना वेतन फिक्स है, ना ही उनका आयु फिक्स है कि आप कब तक इस कृषि को कर सकते हैं। तो कृषि जो है असंगठित क्षेत्र हो गया। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, दुकान हो गया, तो इसमें भी आपका वेतन फिक्स नहीं है, किसी महीना आपको मुनाफा हो जाएगा, किसी महीना आपको घाटा हो जाएगा, तो ये सब जो है असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है इस पर पूरी तरह सरकार का अधिकार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र को ही पब्लिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है। यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो विकास के लिए और समाज कल्याण के लिए भी। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी जो कंपनी है वह रेलवे है और महारत्न है। रेलवे देखिए कि किसका है, तो इस पर सरकार का संपूर्ण रूप से अधिकार है, और यह जो है समाज कल्याण के लिए रेलवे है, तो इसको जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। उसी प्रकार है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र जो है इसके सभी क्षेत्र में निजी व्यक्ति का हाथ होता है। निजी क्षेत्र में किसका हाथ होता है? तो निजी व्यक्ति का हाथ होता है, इसी को प्राइवेट कहा जाता है, यानी पीवीटी। कहीं पर देखे होंगे आप, लिखा होता है पीवीटी। तो प्राइवेट क्षेत्र को ही निजी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और इस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति का इस पर अधिकार होता है। इसका जो है उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, कि कहीं से भी इसको लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी जो प्राइवेट कंपनी है वह है रिलायंस का नाम सुने होंगे। तो ये पूंजी के आधार पर, मतलब इसके पास सबसे अधिक पूंजी है, संपत्ति है, उसके आधार पर सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी है रिलायंस है। और जबकि क्षमता के आधार पर बात करें, कर के क्षमता के आधार पर, मतलब कर यानी टैक्स देने में सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है टाटा। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा।
अब हम समझते हैं संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो देखिए, संयुक्त क्षेत्र को ही ट्रिपल पी के नाम से जाना जाता है। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है। मतलब निजी व्यक्ति की भी और सार्वजनिक व्यक्ति की भी इसमें भागीदारी होती है। मतलब प्राइवेट व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकता है और सरकार भी इसमें भाग ले सकती है। तो उसी को जो है संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP यानी ट्रिपल पी। ठीक है। वर्तमान में भारत में सबसे तेजी से जो है PPP का विकास हो रहा है। उदाहरण के रूप में देखिए कि मेट्रो जो है, मेट्रो का बहुत अधिक तेजी से विकास हो रहा है। तो मेट्रो को बनाने में और मेट्रो का संचालन करने में सरकार का भी उसमें योगदान है और किसी निजी व्यक्ति का भी योगदान है। तो उसको जो है संयुक्त क्षेत्र में रखा जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद एक है सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव। जब किसी कंपनी का दिशा निर्देशक जो है सरकार तय करती है तो उसको कोऑपरेटिव कहते हैं। मतलब कोई उसको ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है। तो इसका दिशा निर्देशक सरकार तय करती है तो उसको सहकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहकारी। जैसे आप सुने होंगे कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस बैंक का जो दिशा निर्देशक दे रही है वो कोई सरकार दे रही है। ठीक है। तो इसलिए उसको कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जाना जाता है। कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव का संचालन कई लोगों द्वारा होता है, एक लोगों के द्वारा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा होता है। यानी उसका संचालन कोई दूसरा करता है, इसलिए उसको कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था का प्रकार। देखिए, अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार होता है और पांचों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको कहा जाएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है और सभी आर्थिक क्रियाएं निजी हित के लिए और निजी लाभ के लिए हो, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कुल मिला जुला कर कि उस अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं कि जिस देश में उत्पादन के साधन पर यानी वस्तुओं के उत्पादन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। जो उस देश की सरकार है उसका लेना देना कोई नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, केवल और केवल निजी व्यक्ति, निजी कंपनियों का अधिकार होता है। तो उस तरह के अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जैसे में यूएसए में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। तो इन सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें जो है उत्पादन के साधन पर यानी वस्तुओं के उत्पादन पर जो है सरकार का कोई अधिकार नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है, अधिक हस्तक्षेप जो है निजी व्यक्तियों का है, निजी कंपनियों का है। इस वजह से इस देश में कहा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। उसी प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिज्म इकोनॉमी। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर देश के सरकार का अधिकार होता है। मतलब जिस देश में उत्पादन पर देश के सरकार का अधिकार हो, उत्पादन के जो भी साधन है उस पर देश के सरकार का अधिकार हो, तो उस देश में कहा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जैसे में रूस, USSR, रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यानी यहाँ पर जो भी उत्पादन के साधन है उस पर जो है सरकार का अधिकार है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। इस वजह से रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन समाज की जरूरत के हिसाब से होता है, इसलिए उत्पादन के जो सभी कारक है, प्रमुख कारक और संसाधन है, वह राज्य सरकार के स्वामित्व में होता है। मतलब राज्य सरकार जो है रिपोर्ट देती है कि किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है, उसी के हिसाब से जो है उत्पादन के साधन को तैयार किया जाता है। ठीक है। तो जिस देश में सरकार का अधिकार होता है उत्पादन के साधन पर, तो उसमें जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है उस देश को। ठीक है।
अब हम समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है जिसमें उत्पादन के साधन पर स्वामित्व जो है सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का होता है, यानी सरकार का भी उत्पादन के साधन पर अधिकार होता है और निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है। तो कहेंगे कि उस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे में अपना देश भारत में जो है किसी भी उत्पादन के साधन पर यानी उत्पादन पर स्वामित्व जो है सरकार का भी है और किसी निजी व्यक्ति का भी है, मतलब दोनों का जो है बराबर है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। और एक होता है खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, तो उसको जो है कहा जाएगा कि उस देश में खुली अर्थव्यवस्था है। अब आयात निर्यात का मतलब क्या होता है कि खरीदने और बेचने की क्रिया को ही आयात निर्यात कहते हैं। जैसे हम लोग जो है किसी देश में अपना सामान ले जाकर अपने देश में उत्पादित सामान को किसी दूसरे देश में बेचते हैं और उस देश से हम लोग कुछ सामान खरीद कर लाते हैं अपने देश में, तो इसी को जो है आयात निर्यात के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिंगापुर, यूएसए। इसकी जो है खुली अर्थव्यवस्था है, कोई भी सामान खरीद सकता है, कोई भी सामान यहाँ पर अपना बेच सकता है। ठीक है। तो इसको हम खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और एक होता है बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात शून्य हो, मतलब आयात निर्यात शून्य के बराबर हो, तो उसको जो है बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जैसे में उत्तर कोरिया में जो है आयात निर्यात जो है बंद है। आयात निर्यात क्या है? बंद है। सभी देशों से ये आयात निर्यात नहीं करता है। इस वजह से कहा जाता है कि उत्तर कोरिया का जो है बंद अर्थव्यवस्था है यानी क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है। तो आप जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है पांचों प्रकार आप अच्छे से समझ गए। अब ये हम आगे देखते हैं। अब आइए हम एक छोटे से टॉपिक को समझ लेते हैं जो आगे के इकोनॉमिक्स पढ़ने में हमें सहायता मिलेगी, किसी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं होगा। उत्पादन के कारक। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर हम उत्पादन करते हैं या फिर किसी के भी द्वारा किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए जो है कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो है 4 चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, उसी को जो है उत्पादन के कारक कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग उत्पादन के कारक कहते हैं। तो कहते हैं उत्पादन के कितने कारक होते हैं? तो 4 कारक होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पूंजी होता है, भूमि होता है, श्रमिक होता है और उद्यमी होता है। तो यही जो है 4 कारक हैं किसी भी चीज़ के उत्पादन करने के लिए। अगर ये 4 कारक नहीं रहेंगे तो किसी भी चीज़ का एक सुई का भी उत्पादन नहीं हो सकता है इन 4 के बदौलत। ठीक है। तो आइए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं फटाफट। पूंजी सबसे पहले देखिए, पूंजी क्या है कि उत्पादन में लगाया गया धन जो है पूंजी कहलाता है। किसी भी चीज़ के उत्पादन करने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए, यानी धन चाहिए। तो उसी धन को जो है पूंजी कहा जाता है। और यह पूंजी जो है किसी भी तरह से हो सकता है। आप किसी से कर्जा ले लीजिए या फिर आप किसी से लोन ले लीजिए, तो ये पूंजी हो गया। ठीक है। उसके बाद भूमि की आवश्यकता होती है, मतलब जिस स्थान पर हमें उत्पादन करना होता है तो उस भूमि का हम पहचान करते हैं। या फिर अगर ज़्यादा पैसा वाला है तो हम भूमि को खरीद लेंगे या फिर उस भूमि को हम किराए पर ले लेंगे। ठीक है। तो भूमि की भी आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए। उसके बाद है श्रमिक। श्रमिक मतलब मजदूर। उत्पादन जो भी वस्तु हम उत्पादन करेंगे उसके लिए जो है काम करना पड़ेगा, और वह काम कौन करेगा? तो मजदूर करेंगे। मजदूर को ही क्या कहा जाता है? श्रमिक कहा जाता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जब श्रमिक कहे तो आपको समझना है मजदूर। ठीक है। उसके बाद है उद्यमी। उद्यमी मतलब कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसी को उद्यमी कहा जाता है। तो जब तक जो है कहीं पर उद्यमी नहीं रहेगा तो उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि सारा तरीका वही जानता है कि किस तरह से किसी चीज़ का उत्पादन करना है। क्योंकि मजदूर का काम है खटना, आप जैसे बताइएगा मालिक होके वैसे वो खटेंगे। तो उद्यमी की रहना आवश्यकता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में 4 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर को जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी उन्हें पूछे जाने की संभावना है। अब आइए हम प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जो है किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे लेवल के स्तर का जो भी अध्ययन होता है तो उसको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर किसी भी क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न का आंसर आप बताते चलिए और आप अपने मन में इसको जो है टिक मारते चलिए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा सोच समझकर। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरह की है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मतलब सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का जो है अस्तित्व इसमें होता है, स्वामित्व होता है, मतलब दोनों का अधिकार होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जैसे में भारत में है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। मतलब बताना है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। मतलब भारत जो है अभी विकासशील है, पूरा विकसित नहीं हुआ है, अभी विकासशील है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वह जो है जीडीपी में योगदान नहीं देता है, मतलब 16% देता है, सबसे कम देता है। और द्वितीय क्षेत्र जो है वो भी बहुत कम देता है, लेकिन तृतीय क्षेत्र जो है जीडीपी में योगदान बहुत अधिक देता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ, जीडीपी। तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का है, यानी 50% योगदान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको बताना है कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने आपको अभी बताया कि न तो निर्यात और न ही आयात हो, मतलब किसी देश में न निर्यात हो न आयात हो, यानी वह देश ना किसी देश से कुछ खरीदे और ना ही उस देश में कुछ बेचे, तो उसको जो है क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है, मतलब बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र जो है इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि से। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है, कृषि से है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है। मतलब इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से जो है कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए निर्माण, निर्माण जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, निर्माण और विनिर्माण। उसके बाद है कृषि एवं खनन, बिल्कुल कृषि जो है यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है। सेवा जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी सूती वस्त्र हो गया यानी विनिर्माण हो गया, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो ये जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। अब मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो आपको कैसा लगा, इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।